भाई आगे आ चुका है रेत का तूफान। ये देखो भाई, ये देखो बिल्डिंग्स नहीं दिख रही, रेत उड़ने लग रही है। भाई शहर क्या मस्त है यार, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जर्मन टाउन में आ गया हूं मैं किसी। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। आज है नामीबिया में आखिरी दिन। कल रात को दो कपड़े भी धो दिए थे मैंने, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि डेली ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। अरे भाई पहली बार ओस जमी है, वरना डेली गाड़ी लेके चलता था तो ओस नहीं जम। भाई कल एक भी बंदा नहीं था यार इस गेस्ट हाउस में, 1 2 3 4 गाड़ी तो यहीं पे खड़ी हैं। चलो पहले कपड़े अंदर रखें, फिर आज का प्लान बताते हैं आपको। तो भाई आज का प्लान है, हमको ये गाड़ी रिटर्न करनी है 1 बजे से पहले। उसने कहा भाई 1 बजे के बाद अगर आओगे तो मैं पूरा दिन लगा दूंगा, वैसे ही आपको 3 घंटे में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, 1 बजे से पहले आ जाऊँगा मैं। यहाँ से जो विंडूक है वो है अभी 400 किलोमीटर, टू बी प्रेसाइज 390 या 95 किलोमीटर कुछ ऐसा है। वेल्विस बे में अभी मैं हूँ नामीबिया में। तो यहाँ से जाने में तो देखो 395 किलोमीटर, अगर 120 की लिमिट है स्पीड तो फिर 3-3.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। रेडी वगैरह में हो गया। 1-2 जगह हैं बीच में, एक तो क्राफ्ट मार्केट आएगी जो विंडूक से 60 किलोमीटर बाहर है, वो विज़िट करनी है। तेल डलवाना पड़ेगा, अभी भी डलवाना पड़ेगा तेल, और फिर थोड़ी देर बाद भी डलवाना पड़ेगा। एक और जगह है बीच में जो मैंने सर्च करी थी, देखते हैं विज़िट कर पाते हैं नहीं कर पाते। सनराइज़ अपना भाई हो चुका है और निकलते हैं गाड़ी लेके। ये सारे के सारों पे ना येलो नंबर प्लेट है, पता नहीं किसी गाड़ी पे वाइट है किसी पे येलो है, क्या है मेरे को नहीं पता। चलते हैं, चलो भाई निकल गए वेल्विस बे से। ये शीशा कब साफ होएगा, हो जा भाई। 394 किलोमीटर दिखा रहा है मेरा जीपीएस, और यहाँ पे रेंज आ रही है 388 की। तो एक ही बार भरवाना पड़ेगा, 2 बार नहीं रुकेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो एक ही बार जब पहुंचने वाले होंगे उससे 50-60 किलोमीटर पहले भरवा लेंगे कहीं पे। सामने होने लग रहा है भाई सनराइज। डेली देखा है भाई मैंने सनराइज सनसेट ना यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अब यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर आ जाएगी वो स्वपन कुंड करके जो सिटी है, स्वकम कुंड पता नहीं क्या है भाई, बहुत मुश्किल सा नाम है। तो वो आ जाएगी। वैसे वहाँ भी रुक सकता था मैं, पर सैंडविच हार्बर करना था तो यहाँ रुक गया, कर भी नहीं पाया वो। पर कोई दिक्कत नहीं है, इन फ्यूचर ज़रूर करेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ भाई नामीबिया का ग्रुप ट्रिप करवा दूँ और उसी बहाने मैं कर लूँ सैंडविच हार्बर आके। चलो, पर नामीबिया का ग्रुप ट्रिप ना यार बहुत ही महंगा होएगा, मतलब ये मान लो लगभग 3 लाख रुपए के करीब, क्योंकि फ़्लाइटें ही मेरे को लग रहा है कि 1.5 लाख की हो जाएंगी। फिर इस गाड़ी पे कितना खर्चा हो चुका ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि भाई ये मान लो इसमें 4,000 नामीबियन डॉलर का तो मैं सिर्फ अभी तक तेल डलवा चुका हूँ, और टंकी खाली हो जाएगी तो 2-2,500 का और डलेगा। 6,500 नामीबियन डॉलर का तो तेल हो जाएगा गाड़ी का, वो भी सिर्फ 3 दिन का। वैसे किलोमीटर ज़्यादा हो गए, फिर 6,500 ही रेंट है इसका, सोचो भाई। ये देखो वेलकम टू वेल्विस बे का ये साइन आया था। वैसे तो हम बाहर जा रहे थे, पर मैं गाड़ी वापस मोड़ ला, इस तरफ जा रहा था मैं, वापस मोड़ के ले आया क्योंकि था नहीं ट्रैफिक, तो वापस मोड़ दी। वो देखो भाई सनराइज होने लग रहा है, जस्ट सन निकलने ही वाला है, निकल चुका है। वो बादलों के पीछे है मेरे को लग रहा है, पहाड़ों के पीछे जो भी है। यहाँ से हम चल पड़े हैं भाई, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। देखो पूरे का पूरा रेगिस्तान है भाई यहाँ पे। भाई आगे आ चुका है रेत का तूफान, और ये आज ही आना था, मेरे को लेट करवाएगा। अब ये देखो इस तरफ पूरी रेगिस्तान है ना आज सूरज निकला, ऊपर भी थोड़े बादल से हो रखे हैं, और साइड में देखो अब रेत का तूफान। ये पूरा रेत रेत रेत, इतना रेत। ओ भाई आगे पेड़ देखो आप, नहीं दिख रहे ना, वो धुंध वुंध नहीं है भाई, वो रेत उड़ने लग रही है। ये देखो आज भाई लेट करवाएगा ये गाड़ी का, 1 दिन का किराया भी दिलवाएगा। रेत ये मेरे को लग रहा है आगे, बस और मौसम ख़राब ना हो, मैं तो कह रहा हूँ। देखो आगे गाड़ी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ भाई नामीबिया में मेरे साथ कि गाड़ी ना दिख रही हो। सामने से भाई ट्रक ये जो आ रहा है मुश्किल ही दिखा है, मतलब अगर लाइट ना जलाई हो तो ना दिखे ये। इसलिए हाँ, यहाँ पे एक कंपल्शन भी है नामीबिया में, अगर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो तो आपको लाइट ऑन करनी पड़ेगी। तो शायद ऑन हो गई होगी मेरी। हे भगवान ना आए रेत का तूफान। 1 घंटा भी लेट हुआ तो भाई वो 2100 नामीबियन डॉलर ले लेगा मेरे से 1 दिन के।
ओ भाई अब तो बिल्कुल ही रेत में घुस गए। ओ भाई यहाँ तो रेत आ रखा है भाई। कैमरा बहुत ज्यादा क्लियर दिखा देता है चीजें। ये देखो साइड में, आपको विंडो खोल के दिखाता हूँ एक सेकंड। ये देखो भाई, ये देखो बिल्डिंग्स नहीं दिख रही, रेत उड़ने लग रही है। और भाई यहाँ के वेदर को मद्देनजर रखते हुए ना, अब ये पीछे आया साइन कि हाई बीम ऑन कर लो अपनी। तो भाई मैं हाई बीम ऑन करके चलाने लग रहा हूँ ताकि आगे से आने वालों को पता चल जाए कि कौन कब आ रहा है। भाई मेरे को एक गाड़ी ओवरटेक करके गई थी, वो धुंध में गायब भी हो गई। धुंध कह रहा हूँ, रेत में। मेरे को लग रहा है यहाँ से हम स्वपकुंड से जब मुड़ जाएंगे तो शायद ना हो ये वाला ना सिस्टम। कैमरे में तो बहुत क्लियर दिख रहा है, मेरे को ज़्यादा आगे का दिख नहीं रहा है। अच्छा, रेत का तूफान जो था ना वो थोड़े टाइम के लिए था जब तक डेजर्ट था, पर यहाँ वाला डेजर्ट देखो आप गीला है, ठीक है। और इस डेजर्ट के सामने क्या है? समुंदर। ये है अटलांटिक ओशन भाई। यहाँ पे लोग सुबह सुबह ही मछली, अबे मछली की तार तुम्हारी जा भी रही है समुंदर में, ये भी मछली पकड़ रहा है। तो रेत का तूफान जो था ना वो था जब तक हम वेलविस बे से 5-7 किलोमीटर चले थे, पर अब यहाँ पे आ चुके धुंध। इसको स्केलेटन कोस्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो हम सैंडविच हार्बर नहीं जा पाए ना, उसका जो रहस्य है वो मैं बताता हूँ। जैसे डेजर्ट आ गया, एकदम से डेजर्ट आ गया, तो ये शिप होते थे, इतनी ज़्यादा धुंध होती थी, शिप आगे सीधा इसमें घुस जाते थे, रोक पाते नहीं थे शिप को। और मीलों मील तक पहले के ज़माने में मतलब यहाँ पे डेजर्ट ही डेजर्ट था, तो शिप फंस जाते थे, लोग यहीं पे मर जाते थे। और ये स्केलेटन कोस्ट पता है सिर्फ नामीबिया में नहीं है, ये शुरू होता है भाई एंगोला से लेकर नामीबिया के एंड तक जाता है। इतना लंबा है ये, 2-2.5 किलोमीटर लंबा। तो इसलिए इसको स्केलेटन कोस्ट कहते हैं कि बहुत सारे शिप आगे यहाँ पे अटके, एकदम से धुंध में दिखाई नहीं दिया, बीच आ गया बिल्कुल और सीधा रेगिस्तान है। वैसे बीच में बच भी जाओगे अगर आपका शिप ऐसे आगे, जैसे आप जाके लग गए यूके, पुर्तगाल, जहाँ पे लोग रहते हैं, पर उस ज़माने में यहाँ पे कोई नहीं रहता था। आज ही कोई नहीं रहता भाई नामीबिया में, तो लोगों को कोई मिलता नहीं था, शिप उनका फंस जाता था और वो यहीं पे मर जाते थे। अब ये कहानियाँ हैं या सच है, मेरे को लग रहा है 2-4 शिप फंसे होंगे, उसी पे नाम रख दिया स्केलेटन कोस्ट। तो मैंने सोचा यहाँ पे गाड़ी रुक के दिखा दूँ। पहले मेरे को लग रहा था यहाँ पे भी रेत का तूफान है, पर मैंने कहा यार रोकूँ ना रोकूँ, फिर मैंने रोक के चेक करी तो रेत का तूफान नहीं था, अपना नॉर्मल ये धुंध हो रखी थी। और जब रेत का तूफान आया ना, ये देखो अपने यहाँ पे कितनी रेत जम गई। ये देखो, जब मैंने शीशा खोल के आपको दिखाने की ट्राई करी थी ना, सारी अंदर आ गई थी। चलते हैं भाई आगे। यहाँ पे गाड़ियाँ थोड़ी तेज़ आ रही हैं और किसी को दिख नहीं रहा, तो मेरे को स्पीड में उठा के हाईवे पे डालनी पड़ेगी गाड़ी। ये देखो भाई, ये ब्रिज इन्होंने क्यों बनाया है, क्योंकि ना नीचे से नदी जाती होगी, ठीक है। पर अभी शायद इनका ड्राई सीजन चल रहा है तो नदी सूख गई। और ज़रूरी नहीं नदी हमेशा भी जाए, इन देशों में ये फ्लैश फ्लड्स आ जाती है एकदम से, तो नदी इनकी ऐसी ही रहती है। देखो आपको ये कौन सी नदी है भाई, यही नदी है, इसलिए तो ब्रिज बनाया है, वरना नीचे से ना रोड बना देते। तो हम पहुँच गए स्वप्नकुंड और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे तेल डलवा लूँ और टायरों का प्रेशर बढ़वाना है। तेल तो आगे भी डलवा लेते, पर यहाँ पे भी डलवा के चलते हैं और टायरों का प्रेशर हम थोड़ा बढ़वा लेते हैं ताकि हाईवे पे सही से चल जाए। ये स्वप्नकुंड का शहर आ चुका है, ये देखो लिखा आ गया, वेलकम टू स्वाकोमुंड। भाई शहर क्या मस्त है यार, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जर्मन टाउन में आ गया हूँ मैं किसी। और ये देखो KFC वगैरह सब भाई, मतलब है यार नामीबिया ना बहुत ही बढ़िया है यार। और देखो ऐसी बसें बना रखी है इन्होंने टूरिस्ट के लिए, ताकि उनको आराम से ले जाके दिखा सकें चीज़ें। रूल्स में आपको थोड़े बता दूं, जैसे स्टॉप साइन आ गया, ठीक है, आपको स्टॉप पे रुकना है। अब आपको देखना है कि भाई इधर उधर से कोई तो नहीं आ रहा। अब इन लोगों का भी स्टॉप साइन है, तो जो पहले आएगा ना स्टॉप पे, अगर मैं पहले आया हूँ तो मैं निकलूँगा, ठीक है, वो पहले आया तो वो निकलेगा। सबका स्टॉप साइन है, तो जो पहले आता है वो बंदा निकलता है। कॉइन लॉन्ड्री भाई अफ्रीका में यार, कहाँ यार, कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं अफ्रीका में हूँ। पहले नक्शा देख लूँ मैं एक बार। कहीं सीधा ही चाहता रहो और पहुँच जाओ विंडो, मुड़ना भी है, अगले से मुड़ना है, फिर उससे अगले से, ठीक है ओके अगले। अरे यार चलो यहाँ से मोड़ते हैं। ये वीडियो बना चालान कटवाऊंगा भाई मैं यूट्यूब के चक्कर में। वैसे भाई मेरे को पूरे रास्ते में 1-2 पुलिस की गाड़ियों के अलावा गाड़ी ही नहीं दिखी भाई। भाई कैसे यकीन कर लूँ भाई मैं अफ्रीका में। हालांकि आपको लग रहा होगा कच्ची सड़क पे आ गया, भाई कच्ची सड़क इतनी फ्लैट है ना, आप इस पे 120-140 पे चला सकते हो। घर देखो यार आप, मेंटेन्ड यार, ये नहीं लग रहा है अफ्रीका यार।
क्या इम्प्रेस करा है ना यार मेरे को नामीबिया ने इन वीडियोस में। आई एम होपिंग कि भाई आप लोगों को भी इम्प्रेस करा हो नामीबिया ने। मेरे को तो बहुत इम्प्रेस करा है यार। देखना सड़क, स्टॉप साइन, ये वो। अब जैसे इस तरफ से आ रहा है एक बंदा है ना, मैं स्टॉप साइन पे खड़ा हूँ और जब ये निकल जाएगा तो मैं मोड़ लूँगा अपना। बस ऐसे आराम से खड़े रहना होता है, जल्दबाजी नहीं मचानी होती, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी ट्रैफिक नहीं है। और ये हम मुड़ गए और ये आ गया हमारा प्यूमा का गैस स्टेशन। ठीक है, यहाँ वो हवा भी करवा लेते हैं और पेट्रोल भी। मेरे पीछे पेट्रोल पंप देख रहे हो, बंदा लगा दिया हवा भरने पे, वो बंदा भरने लग रहा हवा, और एक बंदा लगा दिया तेल भरने में। और ये लड़की जो जा रही थी गोरी है, और हम जाएंगे कॉफ़ी लेने। अरे मैं तो गाड़ी लेके निकलने वाला था, मैं तो जिंजर एल लेके आया, उसको टिप दी। मेरे को तो याद ही नहीं रहा, डीजल भी भरवाया मैंने। कितने का है वो देखते हैं। ये देखो बंदा साफ करने लग जाता है। और डीजल, दिस इज़ फॉर माई कार राइट? ओके ओके, 942 का है भाई। ठीक है, तो आज कम ही आया क्योंकि कम ही खर्च हुआ था। चलो भाई निकलते हैं, अपनी टंकी होगी फुल। 942 का ही आया, क्योंकि भाई भरा पड़ा था। ऐसे थोड़ी ना डेली 1500 का डलवाऊंगा, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया भाई। $50 से ऊपर का हो गया ये भी। और भाई मैंने उसको 10 दिए हवा भरने वाले को, तो मैं अंदर से साफ, मेरे को पता था ये करेंगे ही, तो मैं अंदर से और ले आया था 10 भी ना खुले करा के। तो वो जिस हवा भरने वाले को दिए तो साफ सफाई करने लग रहा था, मैं उस तरफ गया, मैंने कहा इसकी कहाँ पेमेंट करनी है? तो बोला ये 10 हमको शेयर करने, हम दोनों को, या सिर्फ मेरे लिए? तो मैंने कहा नहीं भाई उसको भी दे दूंगा मैं। तो मैं ऐसे देता रहता हूँ, 50 रुपये में कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है ना। चलो चलते हैं आगे। भाई हमको यहाँ से राइट लेना है, तो आगे ना ग्रीन हो जाएगी, पर आप ऐसे नहीं कि आप राइट ले लोगे, क्योंकि राइट का कुछ ग्रीन का नहीं आएगा, वो आपको देख के ही लेना है, क्योंकि आगे वालों की भी ग्रीन हो जाएगी। जब आगे से कोई ना आ रहा हो ना, तब आप राइट ले सकते हो। अभी देखो हो गई ना। अब इस ग्रीन का मतलब ये नहीं है भाई राइट मोड़ दी, भाई मैं तो खड़ा था यहाँ पे सामने से। आपकी जिम्मेदारी है देखना कि कोई ना आ रहा हो सामने से, ठीक है। और अगर इस लेन में खड़े हो, आपको सीधा ही जाना पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है। देखो सामने से जैसे अब कोई नहीं आ रहा, अब मैं मोड़ सकता हूँ, मेरी ग्रीन है, अब मेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता। भाई ये क्या हुआ, इस तरफ सिटी थी, राइट लेते यहाँ रेगिस्तान आ गया। वो बंदे देखो भाई, सिटी बहुत खूबसूरत थी, पर यार ये टाइम स्पेंड करूंगा मैं कभी ना कभी दोबारा आके। अपन ट्रैवल ब्लॉगर्स का तो भाई यही है, देखो कि हमको ज़िंदगी में दोबारा मौके मिलते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग देश जाने के, बार बार सेम देश जाने के। पर अगर आप लोग आओ तो एक बार अच्छे से टाइम स्पेंड करके जाना। भाई सीधा रेगिस्तान से कनेक्टेड है घर, सीधा जैसे कहते हैं ना बीच हाउस, ये है भाई क्या कहेंगे, सैंड हाउस नहीं, डेजर्ट हाउस। चलो निकलते हैं भाई। टंकी हो गई अपनी फुल। ये हर बार पेट्रोल भरवाती है, पता नहीं क्या पूछती है फ्यूल पर लीटर। अरे ठीक है भाई, हटा यार इसको, तू क्या है, वैसे भी गलत एवरेज बता रही है तू। भाई अब सामने ना एक ट्रक फंस गया पिछले 5-10 किलोमीटर से। अब ट्रक चलते यहाँ पे, लिमिट है उनकी 80 की, ओवरटेक कर नहीं सकते भाई हम लोग। आगे गाड़ी वाला भी फंसा हुआ है, वो भी नहीं कर सकता उसको ओवरटेक, और मेरे पीछे पूरी लाइन लग गई, क्योंकि यहाँ पे लिमिट है 120 गाड़ियों की। अब ये ट्रक को ओवरटेक अब कर पाएंगे हम। धुंध गई है देखो आपके सामने, धीरे धीरे धुंध चली गई ना। जैसे ही मैंने कहा था हम कोस्ट से दूर जाएंगे, धुंध चली जाएगी। बस रेत का तूफान ना आए जैसे वेल्विस बे में आया हुआ था। रेतम रेत गाड़ी हो जाएगी और कुछ दिखेगा नहीं। चलो अब तो निकल गई धुंध। सिटी आ गई है भाई उसाकोस की। और भाई यहाँ पे सुखा दिए मैंने भी 2 शर्टें और 2 कच्छे जो कल धोए थे मैंने। और अभी पहाड़ से नीचे उतरे ना, तो देखो यहाँ पहाड़ बन गया एवरेज का। 10 किलोमीटर तक नीचे उतरते रहे तो यहाँ पहाड़ बन गया। वैसे एवरेज तो भाई पता नहीं यार क्या हुआ, पहले दिन तो 14.5 की दी यार, रीसेट करा था मैंने। और मैंने ऐसी चलाई 120 पे उस हाईवे पे भी, और यहाँ पे अब 11.3 हो गई यार। टूर ख़त्म करते करते 3 की एवरेज खा गई भाई ये गाड़ी। ये टाउन्स मेरे को ना उन टाउन्स की याद दिला रही है जो भाई हम ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे थे, और छोटी छोटी टाउन्स आती थी बीच में जो बिल्कुल खाली, कोई बंदा नहीं होता था। ये देखो भाई नामीबिया के फ्लैग्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ हमको करना है स्टॉप। ये भी देखना ज़रूरी है। कोई नहीं आ रहा, निकल लो। देखो भाई खाली टाउन। अच्छा आज सैटरडे है, ओ हो, इसलिए खाली है। वैसे कितना ही भर जाएगा। 3 मेजर कंपनियों के पेट्रोल पंप मिले मेरे को इस पूरी ट्रिप में। एक शेल, एक हो गया आपका प्यूमा, और एक हो गया ये एंजन। बाइकर्स भी काफ़ी मिले हैं।
भाई यहाँ पे रुका था मैं, इनका रेस्ट एरिया बड़ा है भाई। इस तरफ उस वाले हाईवे पे सारे ब्लू ब्लू कलर के थे, इस तरफ वाले हाईवे पे सारे ग्रीन ग्रीन कलर के हैं। धूप हो रही थी तेज, तो भाई वो टॉवल निकालना था मेरे को अपने ऊपर डालने के लिए ना। भाई ये देखो, अभी तक मैं आपको दिखा रहा था बी हाईवे, सी हाईवे, फिर हम डी हाईवे पे भी चले गए थे। आज पहली बार देखा है भाई मैंने A1 हाईवे देखा है भाई मैंने पहली बार। इस पे हम जाएंगे, पर अभी एक सिटी जा रहे हैं। ये वाला हाईवे भी जाता है विंडहोक, पर हम A1 से जाएंगे वापस आते वक्त। तो भाई मेरे को क्या लग रहा है, इन्होंने हाईवे के नाम इसी हिसाब से रखे हैं। जो A1 है सबसे बेस्ट है, B है मतलब जो A है वो सबसे बेस्ट वाले हाईवे हैं, B है उससे अच्छे वाले हैं पर शायद सिंगल लेन वाले हैं, फिर C वाले ग्रेवल बन जाते हैं, फिर D वाले उससे छोटे ग्रेवल बन जाते हैं और कम यूज़ होने वाले, और F वाले भी थे। F वाली रोड है जो किसी के प्राइवेट में जा रही हैं, तो वो बहुत ही बेकार है, मतलब बिल्कुल ही ग्रेवल से, मतलब वहाँ पे 30-40 पे चला सकते हो बस। आप आई थी बीच में काफ़ी सारी, तो काफ़ी अच्छा कर रखा है, मतलब हाईवे को ना डिपिक्ट कर रखा है कि हाँ ये वाला अच्छा, सबसे A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर F। E नहीं देखा मैंने कहीं पे भी। अच्छा हम ना एक टाउन में आए हैं, भाई अच्छे बच्चे आ रहे हैं इसमें। अच्छा हम एक टाउन में आए हैं और यहाँ पे हमको ना एक सोविनियर मार्केट जाना है, बहुत अच्छी मार्केट है, वो देखने आया हूँ मैं। भाई ये वाली टाउन है ओखा हंदज, ठीक है। यहाँ पे ओखा हंदज वुड कार्वर्स लिखोगे ना आप तो आ जाएगा। तो हम इस तरह मुड़ते हैं, तो देख के आते हैं कैसी क्या मार्केट है। कुछ पसंद आता है, मैग्नेट तो लेना ही है, और कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे। भाई यहाँ पे मैं पहुँच गया था मार्केट में, और यहाँ पे बड़ा अजीब सिस्टम है यार। मैंने गाड़ी पार्क करी, बोले कि हम भाई तेरी गाड़ी को प्रोटेक्ट करेंगे। मैंने कहा प्रोटेक्ट करेंगे, उसका क्या मतलब है? तो कहते हैं यहाँ पे चोरी वोरी कर लेते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं फिर जा रहा हूँ यहाँ से। कहते नहीं फिर कर लो पार्क। तो भाई ये देखो वुड कार्वर्स की ये मार्केट है पूरी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यस ओके आई विल सी। तो भाई ये सब चीज़ें यहाँ पे अफ्रीका में हर जगह आपको मिल जाएंगी। वैसे नामीबिया बहुत डेवलप्ड है, पर भाई बात ये है कि गरीबी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो देखता हूँ मैं, ढूंढता हूँ कुछ। यू हैव फ्रिज मैग्नेट्स? फ्रिज मैग्नेट्स? नो? ओके लेट मी चेक। होंगे, इनको पता नहीं होगा। भाई यहाँ देखो, ये जो जिराफ है ये बोला इन्होंने ये था 4.5। दिस इज़ 450 राइट? ये 450 का बोला, ये बोला 700 का, मतलब ये हो गए लगभग 30, ये हो गए 40-45। और ये वाला कह रहे किसी अलग वुड का बना है, ये वाला छोटा है पर ये 700 का है। और ये वाला तो इन्होंने उल्टा बना दिया, पूंछ भी इस साइड है इसकी और मुंह भी इसी साइड है। मैंने कहा इसकी तो मुंडी घुमा दी तुमने 360 डिग्री, तो हंसने लग गई। चलो देखते हैं। मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट साथ वाली दुकान पे है। भाई मज़ा सा नहीं आया यार, यहाँ पे मेरे को लग रहा है सस्ते मिलेंगे। ये मार्केट में यार 160 का बोल रहे हैं इसको। 160 मतलब $10 हो गया। इतने महंगे तो नहीं लेने यार, क्योंकि कोई कुछ है नहीं इसमें ऐसा मैं इसके लिए 1000 रुपये दूँ। 1000 का तो बहुत महंगा है भाई। चलो चलते हैं। भाई यहाँ पे तो इतना ख़ास मज़ा नहीं आया, जिस हिसाब से मैंने रेट वेट पूछे मेरे को तो ऐसा कुछ खास लगा नहीं यहाँ पे। चलो चलते हैं भाई यहाँ से। तो Okay, you can catch a video with us. Yes. what are you doing here? We are car guards here. We We are protect. car here. We protect. The What car. happen with car if you don't protect? They will No. steal your stuff. They You will steal? No, No, they will no, steal they your will stuff. steal. Okay. We just protect the car and the stuff inside. Okay. अरे भाई अजीब आदमी है, बोले 100 दे दो मैंने 10 दिए भाई फिर मेरे जेब में सिक्के खनक गए, तो कहता सिक्के दे दो यार। कहते हम सिक्योरिटी है यहाँ पे, वरना चोरी हो जाएगी तुम्हारी गाड़ी में। मैं ओ भाई पागल आदमी हो यार, क्या ही करे, गरीबी तो है यहाँ पे। खैर बहुत इनइक्वालिटी है नामीबिया में भी। ऐसा नहीं कि अच्छे मैं आपको रोड दिखाएं इसका मतलब अमीर लोग हैं या फिर मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं। ये आपको भिखारी हर जगह मिल जाएगा, हर पेट्रोल पंप पे, हर आप किसी KFC हंगरी लॉयन वगैरह पे खाने जाओगे वहाँ पे खाना मांगेंगे, इनको कितना भी दे दो। खाना मैंने कल दिया, खाया नहीं, उस बंदे ने जेब में रख लिया, फिर भीख मांगने लग गया। यही करते हैं। चलो चलते हैं भाई विंडो की तरफ, वहाँ पे भी एक मार्केट है, वहाँ से खरीदेंगे। यार यहाँ पे मैग्नेट $10 का बोल रहे हैं, क्या मतलब है इस चीज़ का भाई? और बिल्कुल बेसिक मैग्नेट, मतलब $2-3 में मिलना चाहिए, यहाँ पे $2 में, यहाँ के हिसाब से जितनी गरीबी है। चलो चलते हैं विंडो की तरफ, गाड़ी भी वापस करनी है।
टाइम हो चुका 11:36, लगभग यहाँ से 60-65 किलोमीटर दूर विंडूक है। अब इस हाईवे का नाम A1 क्यों है? क्योंकि आप देखोगे कि उस तरफ वाली गाड़ियाँ उस तरफ और इस तरफ वाली इस तरफ, 4 लेन हाईवे है ये वाला। B था कि भाई पेव्ड है पर सिंगल लेन थी, 2 लेन वाला ही था। C का मतलब आ गया कि भाई पेव्ड नहीं है पर ठीक ठाक है। D का मतलब पेव्ड भी नहीं है, ठीक ठाक भी नहीं है, मतलब काम चलाओ सर। F में तो होती नहीं रोड। तो कितना अच्छे तरीके से यार मैनेज कर रखा है इन्होंने, देखो भाई। सेम हॉस्टल में अपना टेट विलेज में मैं आ गया था भाई, सिर दर्द हो गया यार मेरा, तो पूछो क्यों भाई। विंडशील्ड पे क्रैक आ गया, ये देखो, ये तो पहले से ही था, ये क्रैक बढ़ के यहाँ तक आ गया यार। मेरा तो यार आज किस्मत बहुत ख़राब चल रही है यार। अंदर से दिखाऊं आपको, ये देखो पूरी ड्राइव में नहीं था एक क्रैक ना, कहाँ गया ये देखो, दिख रहा है आपको? अब दिख रहा है। शिट यार भाई, आखिरी फिलअप अपना करा लिया है हमने और ये हुआ हमारा $800 का। तो आप देख लो, स्वाप कुंड से यहाँ तक आने में 800 का तेल लग गया। थोड़ा मैंने ज़्यादा ही करा दिया यार, 750 भी रोक देनी चाहिए थी सुई। मैंने पहले 600 बोला, 600 में थोड़ा पीछे रह गया, फिर 750, फिर 750 में मेरे को लगा कि थोड़ा पीछे है, पर थोड़ा सेटल होने में इसकी सुई को टाइम लगता है, तो मैंने 800 बोल दिया। 800 में थोड़ा पार निकल गई। चलो अब देखते हैं भाई, जाके उनसे लड़ना पड़ेगा या फिर समझदार होंगे, कैसा क्या होता है। लो भाई, यहाँ पे ले आया था मैं गाड़ी। अब ये नहीं पता भाई ये है भी या नहीं, सैटरडे है ना आज, क्या पता चले गए हो, क्योंकि इनकी एक भी गाड़ी बाहर नहीं खड़ी। भाई अब देखने वाली बात होगी कि ये इस चीज़ को समझेंगे या नहीं समझेंगे, क्योंकि तुम्हारे क्रैक से ही बढ़ा है। जिस हिसाब से देश है, जिस हिसाब से बंदा था, मेरे हिसाब से समझ जाएंगे। पर अगर नहीं समझते हैं तो भाई मैं यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट भी लिखवाऊंगा कि फ्रॉडबाजी करी है। अगर सेम भाई जहाँ पे क्रैक हो रखा है अगर वही इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसमें कस्टमर की गलती थोड़ी ना है। या तो तुम नई विंड स्क्रीन दो, फिर कोई क्रैक आता है फिर की बात है। चलो अभी तो ये मैं एजम्पशंस लगा रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं जैसे ही बैठा ना उस क्राफ्ट मार्केट से दोबारा गाड़ी में और थोड़ी सी चलाई मैंने दिमाग ख़राब मेरा। मैंने कहा भाई क्या हो गया, ये क्रैक आ कैसे सकता है? साला कोई पत्थर लगा ही नहीं, पूरे ग्रेवल रोड पे पत्थर नहीं लगा और बढ़िया वाली रोड पे आके पत्थर कैसे लग गया यार। मेरा दिमाग ख़राब। और फिर मैंने रेट चेक करा कि नामीबिया में कितना रेट है, तो गूगल ने बताया कि अगर लोकल विंड स्क्रीन लेते हो तो $1500 और टोयोटा की लेते हो तो $4000। भाई मेरे को तो नहीं लगता कि इंडिया में इतने मतलब 20,000 से भी ज़्यादा की 20-25 हज़ार रुपये की विंडशील्ड आती होगी। इतने की तो शायद नहीं आती, मैंने आज तक बदलवाई नहीं, और बदलवाई होंगी तो इंश्योरेंस में तो मेरे को पता नहीं है। पर मेरे को नहीं लगता यार इतने की आती होगी। 25,000 का शीशा, क्या पता आता भी हो। तो वो तो अच्छा हो मेरे पास थोड़ी सी वीडियो है बस। अरे दिखा नहीं यार, वो ब्लैक में था ना, अंदर से दिखेगा नहीं, अंदर से तो वही दिखेगा। क्योंकि ये देखो यहाँ तक ये ब्लैक है, ठीक है, ये आपको अंदर से दिखेगा ही नहीं यहाँ पे क्या क्रैक आ रखा है, क्योंकि ये तो ब्लैक है। इसके ऊपर कुछ होगा तो ही दिखेगा। और ये बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक, इसमें मेरी क्या गलती? कल को वहाँ तक चला जाएगा, अगले कस्टमर से भी ले लेंगे, या तो तुमको बदलवाना चाहिए था। अपने डैनियल भाई आ गए हैं, गाड़ी चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसका जो हो रखा है उसका कुछ नहीं बोले हाँ पहले से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घूम घाम के चेक चुक कर ली सारी, और जो भी सिस्टम है अपना हो जाएगा। यही भाई मेरे को कल एयरपोर्ट लेके जाएंगे। भाई फाइनल अपना ऑडोमीटर आया 87,759, 2207 किलोमीटर चलाई है अपने ये गाड़ी, ठीक है भाई। बाय बाय कर देते हैं। अच्छा साथ दिया गाड़ी ने, विंडशील्ड का कुछ नहीं बोले भाई ये लोग। ये डैनियल ने चढ़ के देखा, कहता है नहीं ये पहले से था, तेरी कोई गलती नहीं है। तो टैक्सी का वेट कर रहा हूँ मैं। अच्छा इस वीडियो को हम कल कंटिन्यू करेंगे जब एयरपोर्ट जाएंगे, क्योंकि आखिरी दिन है तो इसी के साथ कंटिन्यूएशन में चल जाएगी। अभी मैं दूसरी वीडियो शूट कर रहा हूँ जो आप इससे पहले देख चुके होंगे, विंडोक सिटी की। तो बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा यार मेरा, मेरे को काफ़ी मज़ा आया। 1-2 चीज़ें रह गई, पर मैं प्लान कर रहा हूँ भाई नामीबिया का ग्रुप ट्रिप लोगों के साथ। तो मतलब ये मान के चलो अगर आपका बजट 3 लाख से ऊपर है ना, तो आपके लिए ग्रुप ट्रिप में प्लान कर सकता हूँ। आपको लगे कितने का, ये मान लो इस गाड़ी का मेरा 3 दिन का खर्चा हो गया होगा 80,000 रुपये, 70,000 तो इजीली हो गया होगा मेरा गाड़ी का खर्चा। डिपॉजिट इन्होंने कैश में ही दिया था मैंने, इन्होंने मेरे को $US ही रिटर्न कर दिए। सबसे बेस्ट था ये, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, आपको इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा हाँ भाई, मैंने यहाँ पे अभी पेमेंट करी है $200 की वॉशिंग की। अगर 5 दिन से ज़्यादा लेते हो, इस कंपनी की पॉलिसी होगी भाई, 5 दिन से ज़्यादा लेते हो तो आपकी वॉशिंग के पैसे नहीं देने, और 5 दिन से कम लेते हो तो आपको देने पड़ेंगे। तो मैंने पेमेंट कर दी।
स्वागत है भाई आप सभी लोग का नए दिन में। आज हम निकल रहे हैं भाई यहाँ से। कहाँ निकल रहे हैं? अपने देश इंडिया वापस। ये हॉस्टल था भाई अपना, बढ़िया हॉस्टल था। और जो अपना डैनियल भाई आ चुके हैं। हाँ तो भाई जो गाड़ी मैंने रेंट करी थी ना, उसके साथ ड्रॉप ऑफ इंक्लूडेड था। चलो भाई चलते हैं एयरपोर्ट यहाँ से। एक सेकेंड। हेलो ब्रो, हाउ आर यू डूइंग? तो भाई देखो, जो कंपनी से आप गाड़ी रेंट करोगे ना, वो एयरपोर्ट का पिकअप एंड ड्रॉप भी देते हैं। और मैं आपको सही बताऊं तो यहाँ से एयरपोर्ट है भाई, ये मान लो एयरपोर्ट इज 40 किलोमीटर राइट, 40 किलोमीटर है भाई। और कोई पब्लिक बस वगैरह नहीं चलती है। तो जो मैंने यंगो चेक करी थी उस पर आ रहा था ये मान लो $300 के करीब। तो मतलब ये मान लो $20 के करीब हो जाता है। और ये फ्री था तो मैंने कहा भाई मेरे को छोड़ के आओ। तो कहते हैं ठीक है, और आपको पिकअप भी कर लेंगे एयरपोर्ट से ना। ये तो $40 तो ये मान लो आपका ऐसे ही सेव हो जाएंगे। सेव नहीं मतलब अपने कॉस्ट में ऐड करके रखते हैं, ऑब्वियस सी बात है ये। पर मैंने तो ये बाद में ध्यान दिया था कि अगर ये सब भी करते हैं ये, तो मैंने कहा चलो सही अपना मामला हो गया, निकलते हैं। फ्लाइटों का मैं एयरपोर्ट जाके बताऊंगा कौन सी क्या है। भाई शहर से बाहर निकलते ही रोडें बिल्कुल खाली हो जाती हैं यहाँ पे। पता नहीं इतना दूर क्यों बनाया है इन्होंने, शायद इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है। जैसे मैंने कल आपने सबसे पहली वाली वीडियो में देखा होगा ना, मिंडूक में चारों तरफ से पहाड़ है। जहाँ पे खाली मिला होगा वहाँ पे बनाया है। लो भाई पहुँच गए एयरपोर्ट। 1 किलोमीटर बाद कट लेना है। ये पहुँच गए हम एयरपोर्ट होजे कुटाको। अबे कहाँ चढ़ गया मैं, इन सीढ़ियों पे चढ़ रहा हूँ। बनाई क्यों है सीढ़ियाँ ये? ओजे कुटाको इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छोटा सा एयरपोर्ट है। बाहर ही देखो इन्होंने रेस्टोरेंट बना दिया, वाइन बार बना दिया भाई। यहीं आओ, नशे करो, गाड़ी उठाओ और चले जाओ। चलो चलते हैं अपना डिपार्चर्स में, वहाँ से भी जा सकते हैं। अच्छा भाई, तो नामीबिया अगर आपको आना है तो आप कैसे आओगे? भाई 2 ही ऑप्शन है आपके पास एज ए इंडियन, अगर आप इंडिया में रहते हो तो। पहली है इथोपियन एयरलाइंस, जो आप इथोपिया रुकोगे फिर नामीबिया आ जाओगे। दूसरा ऑप्शन है आप इंडिया से जाओगे कतर, कतर से जाओगे जोहानिसबर्ग, और जोहानिसबर्ग से जाओगे नामीबिया। क्योंकि नामीबिया की जो कनेक्शन है वो या तो साउथ अफ्रीका के साथ है या फिर भाई इथोपिया के साथ है। ये बोत्सवाना वगैरह के साथ भी हैं, पर वो अजीब हो जाएंगे, आपको नहीं मिलेगी वो वाली फ़्लाइट, ठीक है ना। यहाँ से विक्टोरिया फॉल्स फ़्लाइट चलती है, बोत्सवाना की कोई छोटी मोटी टाउन में भी फ़्लाइट चलती है जहाँ टूरिस्ट जाते हैं। टूरिस्ट के लिए बस एयरपोर्ट ये मान के चलो। और 3 सिटीज़ से फ़्लाइट आती है यूरोप से, डायरेक्ट फ़्लाइट 10 घंटे की। फ्रैंकफर्ट से आती है, म्यूनिक से आती है और ज्यूरिक से आती है। तो क्योंकि यूरोप से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते होंगे तो इन्होंने डायरेक्ट फ़्लाइट चला दी 10-10 घंटे की सीधी। चलो भाई चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो हमने जो रूट लिया है वो जोहानिसबर्ग वाला लिया है, क्योंकि भाई वही सस्ता पड़ रहा था। और ये फ़्लाइट मेरे को पड़ी है 56,000 रुपये की, 56,000 रुपीज़ की भाई, 1 वे। ये देखो भाई, यहाँ से फ़्लाइट जा रही है लिविंगस्टोन। लिविंगस्टोन है ज़ाम्बिया में, बिल्कुल बॉर्डर पे है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे विक्टोरिया फॉल्स है। अभी अराइवल है विक्टोरिया फॉल्स से, तो विक्टोरिया फॉल फ्लाइट जाती है, लुआंडा भी जाती है। पर वो आप मैंने इंडिया से जो आनी है ना, वो आप आओगे जोहानिसबर्ग वाली में या फिर इथोपियन में। 2 ही आपके पास ऑप्शन बस। तो हमारी है जोहानिसबर्ग की यहाँ से एयरलिंक। एयरलिंक का कोलैब है कतर एयरलाइंस के साथ, और कतर एयरलाइंस का कोलैब है इंडिगो के साथ। तो पहली फ़्लाइट हमारी एयरलिंक की है, फिर भाई कतर की है, फिर इंडिगो की है। चलो करते हैं चेक इन।
पहुंच गए भाई हम साउथ अफ्रीका। अब चलते हैं इंटरनेशनल ट्रांसफर्स में। यहाँ हम जोहान्सबर्ग में लैंड हुए हैं, जोबर्ग में ओआर टाम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप तो यकीन ही नहीं करोगे क्या हुआ, मैं खुद नहीं कर पा रहा भाई। मैं ट्रांजिट में हूँ, मैं नामीबिया से भी साउथ अफ्रीका आया हूँ। ट्रांजिट करके मैं जाऊँगा कतर से जाऊँगा दिल्ली, ठीक है। बट ट्रांजिट पैसेंजर की लाइन लगी थी, मेरे को लगा सिक्योरिटी की लाइन होगी। भाई आगे आया, मेरा पासपोर्ट स्टैंप करा है और वो ट्रांजिट की स्टैंप लगी है भाई पूरी। ओआर टाम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डेट वेट दिखा नहीं सकता आपको मैं। पहली बार जिंदगी में हुआ है कि भाई ट्रांजिट में मैं कंट्री एंटर नहीं करा है। इंटरनेशनल ट्रांजिट वालों सबके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाई है जो ट्रांजिट कर रहा है साउथ अफ्रीका से। ये कौन सा सिस्टम हुआ भाई, तुमको पासपोर्ट पे स्टैंप लगाने की जरूरत ही क्या है, पता नहीं भाई। ज़िंदगी में पहली बार हुआ है। 168th, ये 169th कंट्री हो सकती थी पर मैं गिन नहीं रहा हूँ, घूमने आऊँगा तभी गिनूंगा। तो 168 कंट्रीज़ में पहली बार, और शायद एक लौती कंट्री ऐसी होगी जो ऐसा करती है। भाई अभी सिक्योरिटी चेक भी हुआ, ठीक है। तो भाई वहाँ पे ना 4 बुड्ढे आ गए गोरे, कहते हैं हमारी फ़्लाइट है, हमको आगे आने दो। पूरी लाइन तोड़ के आ गए, पहले लाइन तोड़ के आगे आ गए, फिर लाइन तोड़ के सिक्योरिटी के भी आगे आ गए। सिक्योरिटी वाले ने धमका दिया, कहता तुम्हारी फ्लाइट में टाइम है, चुपचाप लाइन में लग जाओ। भाई 2 मिनट बाद फिर उनके फिर खुड़क हो गई, फिर आगे बोलने लगे अरे नहीं हमारी तो फ्लाइट है, हमको लाइन में लगने, सबसे आगे जाना है। भाई सिक्योरिटी वाले ने डांटा उनको दोबारा कि नहीं भाई ये सब लोग पागल नहीं है जो खड़े हैं यहाँ पे, हम भी तो खड़े ही हैं ना भाई, ऐसे सब कोई जाने देंगे हम जिसकी फ़्लाइट पहले है? हम तो खड़े रहेंगे 5 घंटे तक, मेरी फ़्लाइट 4 घंटे बाद है, मैं क्या करूँ? सब लोगों को 4 घंटे तक जिसकी फ़्लाइट है उसको जाने दूँ और मैं खड़ा रहूँ बस, हैं? तो ये तो सेंस नहीं बना रहा ना। फिर भाई मानने नहीं, अरे नहीं जाएंगे। सब लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे, ये वो। चले ही गए भाई वो, ठीक है अपना। और पता है जब उसने बोला नहीं लाइन में लग जाओ, क्या टाइम है, तो बोलिए थैंक यू, बुड्ढा बोला उस जो सिक्योरिटी वाला बंदा था। फिर बुड्ढी बोली थैंक यू फॉर नथिंग। मतलब इतना रूड होने की क्या बात है, जिसने बोला टाइम है तुम्हारे पास, क्यों इतना तुम्हारे पर तबड़ी कर रहे हो? फिर भाई एक इंडियन लेडी आ गई, मतलब समझदार बन रही थी, उसको पता था लाइन कहाँ पे है, पर वो दूसरी तरफ से आ गई, समझदार बन रही थी। सिक्योरिटी वाले ने देख लिया, मेरे को सिक्योरिटी वाले बहुत मस्त लगा भाई, ऐसे होने चाहिए सारे बंदे, इग्नोर मत करो अगर कोई रूल तोड़ रहा है तो। भाई उसको धमका दिया, कहता बोर्डिंग पास दिखाओ अपना। भाई उसकी फ़्लाइट 8 बजे थी और अभी 5 बज रहे हैं। भाई उसको ऐसा धमकाया ना, योर फ्लाइट इज़ एट 8, गो स्टैंड इन लाइन, व्हाई यू डिस्टर्बिंग मी, ऐसे करके, है ना भाई धमका दे। सब लोग देख रहे हो, सब मजाक उड़ा रहे हैं उसका कि देखो पागल, ये इसकी फ़्लाइट 8 बजे क्यों खड़ी थी, उसको पता नहीं है कि लाइन कहाँ पे है। फिर भाई एक इंडियन कपल आ गया, मेरे पास आया डायरेक्ट, मैं सबसे आगे पहुंच चुका था लाइन में, कहते हम आपके आगे चले जाएं क्या, हमारी फ़्लाइट बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी। मैंने कहा भाई मैं सिर्फ परमिशन नहीं दे सकता, मेरे पास मेरे पीछे 20 लोग खड़े हैं, आप उनसे परमिशन लो, सबसे परमिशन लो, फिर सब लोग कहेंगे तब लगो आप आगे आके, मेरे से क्या परमिशन ले दिया? सिक्योरिटी वाले से लो। सिक्योरिटी वाला उनको बोला कि आपके पास बहुत टाइम है, जाके लाइन में लगो, आपकी फ़्लाइट, कहती हमारी फ़्लाइट बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अरे बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो 10 मिनट लंबी लाइन थी बस, बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी क्या? बेइज्जती करा दी भाई अपनी पूरी वहाँ पे। फिर 2-4 से री करा भाई, कुल मिला के 20 तो बंदे लाइन में थे, मतलब अगर वो आ जाते पहले ही तो 20 बंदे लाइन में थे बस। और मुश्किल से मुश्किल ये मान लो 7 से 8 मिनट लगते अगर ये सारे लोग ये ड्रामा ना करते तो। बेइज्जती करा ली भाई अपनी। और कौन सी बोर्डिंग भाई 10 मिनट में बंद हो जाएगी बताओ? और कह रही हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट लेट होगी, प्लीज़ हमको लाइन में लगने दो। भाई एयरलाइन की जिम्मेदारी है, कनेक्टिंग फ़्लाइट लेट होगी। मैंने वही एग्जाम्पल दिया ना, मेरी फ़्लाइट 5 घंटे बाद है, मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट, मैं 5 घंटे तक उस लाइन में ही खड़ा रहूँ, मैं 5 घंटे तक उन लोगों को जाने दूँ। अब तुम लेट आए हो, तुम्हारी गलती है, एयरलाइन की गलती है, औरों पे नहीं थोप सकते। और लोग तुम्हारे लिए क्यों खड़े हुए हैं? या तो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन रीज़न हो कि भाई बिल्कुल ही 20 मिनट बचे हैं फ़्लाइट में यार, प्लीज़ करने दो, सब लोग अलाउ कर देंगे। एक 8 बजे वाली खड़ी है, एक जिनकी अभी बोर्डिंग स्टार्ट हुई है वो खड़े हैं, और बुड्ढा बुड्ढी तो भाई वो तो अलग ही लेवल पे थे। तो हरकतें मत किया करो, कोई अच्छी नहीं लगती हरकतें करते हुए ना, कि भाई हमको प्रायोरिटी मिल जाए ये वो तो लेडीज़ बहुत चालू बन रही थी जिसकी 8 बजे फ़्लाइट थी। वो तो ऐसे सोच रही थी कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ से आगे लग गई, मेरा बोर्डिंग पास कोई देखेगा ही नहीं, कितने बजे फ़्लाइट है। सिक्योरिटी वाला बहुत मस्त था भाई। तो मेरे आगे 2 परिवार और खड़े हैं भाई जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, यूरोपियन परिवार थे जिनका छोटे छोटे बच्चे थे, टॉडलर्स जिसको कहेंगे। भाई उन्होंने भी प्रायोरिटी नहीं मांगी भाई, सोचो यार। तो ये मत किया करो ना।
प्रायोरिटी वाला। अगर 10 मिनट खड़े हो जाओगे, ये नहीं है कि इस पर तुम्हारा ही टाइम कीमती है भाई, पूरी जनता का टाइम कीमती है। मैंने आज तक मैं जब भी लेट हुआ ना, मैंने किसी से भी रिक्वेस्ट नहीं करी मेरे को आगे लगने दो, क्योंकि गलती मेरी है। अगर मैं लेट हो रहा हूँ, एयरलाइन वालों को लगेगा मैं लेट, एयरलाइन वाले खुद ढूंढते हुए मेरे को 2-3 बार आ चुके हैं। मेरे साथ ही इसलिए हो चुका क्योंकि भाई मैं फ़्लाइटें इतनी ज़्यादा लेता हूँ, तो एयरलाइन वाले खुद ढूंढते हुए आ जाते हैं। अगर 1 घंटे पहले बोर्डिंग पास इशू करेंगे तो खुद आ जाएंगे आपको ढूंढते हुए कि भाई हाँ हमारा कोई पैसेंजर है तो नहीं है, वो अपने आप क्लियर करा देंगे। आप क्या हीरो बनते हो कि जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। मैंने कहा भाई बताना चाहिए यार लोगों को कि हरकतें ना करें। हम चलते हैं भाई। ये वाला लाउंज है, 4 लाउंज है भाई यहाँ पे। मैंने सर्च करा सबसे बेस्ट लाउंज प्रायोरिटी पास के साथ क्या है, तो ये वाला लाउंज आया, तो चलते हैं इसमें। भाई सच में काफ़ी अच्छा लाउंज है भाई। अब वैरायटी देखो खाने की यार, ये सब स्टार्टर हो गए, राइस भाई, यहाँ पे चिकन करी भी है, ये वो 10 चीज़ें हैं भाई, देखना कितनी वैरायटी। तो ये वाला लाउंज सही है। ओ भाई मीठे में भी है, ये भी खाएंगे। थोड़ा थोड़ा बैठते हैं, भी काफ़ी टाइम है हमारे पास। तो ये देखो यहाँ पे भाई फ्रूट्स वगैरह और ड्रिंक्स वगैरह का काउंटर बिल्कुल अलग है, और बहुत ही अच्छा लाउंज है भाई, बहुत ही अच्छी सीटिंग है बैठने वाली ना। थोड़ी बहुत चीज़ें और डालते हैं अभी। तो भाई मेरी फ़्लाइट थी 7:50 की, 7:02-3 हो रहे हैं, और वहाँ पे अंदर जो बोर्ड था ना उस पर गेट क्लोज लिखा आने लग रहा है। मेरे बोर्डिंग पास पे बोर्डिंग टाइम ही 7 बजे लिख रखा है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ भाई यार? ये तो कमाल हो गया यार, दिमाग ख़राब हो गया है। तो अगर फ़्लाइट छूट गई तो मैं तो गया काम से यार। भाई ये देखो कितने बावड़े लोग हैं भाई यहाँ के। ठीक है, अब देखना मेरी फ़्लाइट आएगी 19:50 वाली, हो जा। देखो तो क्लोज लिख रखा है, बोर्डिंग डिपार्टिंग क्लोज्ड का मतलब गेट क्लोज हो गया। सही बात है ना बिल्कुल भाई। अरे भाई हो जा चेंज। भाई मैं आया गेट पे, मैंने कहा भाई बोर्डिंग चली रही थी, मैंने कहा फिर क्लोज्ड क्यों लिखा है? तो बोले हम चाहते हैं कि सब लोग गेट पे आ जाएं डर के मारे। ओ भाई ये क्या मतलब हुआ? हार्ट अटैक आ गया मेरे को भाई। मैं लाउंज में बैठा था, काम में बिजी था मैंने एकदम से देखा वहाँ पे फ़्लाइट क्लोज्ड। ये चेंज ही नहीं हो रहा स्क्रीन ना अभी। देखो ये देखो भाई, ऐसे ही क्लोज लिखा था मेरे पे, जैसे ये लिखा है ना। बोला हम चाहते हैं सब गेट पे आ जाए। ये क्या मतलब है बुलाने का भाई गेट पे? तुम हार्ट अटैक दे दो बंदों को हैं। ये देखो भाई दोहा वाली क्लोज्ड। अरे क्लोज्ड का क्या मतलब है यार? क्लोज्ड का मतलब तो वही है ना कि गेट क्लोज हो गया। नहीं जी नहीं, यहाँ पे अलग है भाई। साउथ अफ्रीका अलग ही चल रहा है। ट्रांजिट वालों का इमिग्रेशन करते हैं ये लोग, और जब बुलाने होते हैं लोग तो क्लोज लिख के बुलाते हैं। भाई बहुत ही दिनों बाद कतर एयरवेज में आया हूँ भाई, इतना बड़ा स्क्रीन। कतर एयरवेज है तो टॉप भाई, देखो कुछ भी कहो। ये एक एमिनिटीज़ किट दिया है, इसके अंदर वही सब होंगे, मास्क वगैरह, ये वो आई मास्क, कोरोना मास्क नहीं, हेडफोन, कंबल, पीछे तकिया ऐसे सजा के दे रखा है। देखो भाई फ़्लाइट तो बढ़िया है, अपने को मिल गई विंडो सीट। इसकी तो मैंने पहले ही सेलेक्ट कर ली थी। भाई बहुत ही दूर है नामीबिया। ये वाली फ़्लाइट है लगभग 8 घंटे की मान लो, पिछली वाली थी लगभग 1.5 घंटे की। अबे हाँ चलो अब एमिनिटीज़ किट में देखते हैं क्या क्या मिला है तो भाई सारी काम की चीज़। ये आई मास्क काम का है भाई, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का। ब्रश, पेस्ट, कानों के और सॉक्स, ये सब मिलता है भाई कतर एयरवेज की इकोनॉमी क्लास एमिनिटी किट में। भाई मेरे को नहीं पता था कि जोहानिसबर्ग जो है एल्टीट्यूड पे है। जोहानिसबर्ग का एल्टीट्यूड लगभग 5566 फुट है भाई, लगभग 1700-1800 मीटर। सुबह के बज रहे हैं भाई 5:30 और हम पहुंच चुके हैं भाई कतर की कैपिटल दोहा। चलते हैं ट्रांसफ़र से, एक फ़्लाइट और बची है अब दोहा से दिल्ली की।